Okay. Yes, sir. बस 1 मिनट में शुरू कर, ताकि जिसको ज्वाइन करना है कर ले, बाकी बस फिर से वीडियो 2 आदमी का काम कर रहे हैं। नोटबुक निकाल के बैठ गए। Yes, sir. Okay. We have to discuss about the 2 things. Okay, let us start. तो 2 चीजों को डिस्कस करना है। We have discussed about the direction cosines, direction ratios and angle between 2 lines. हम इसकी बात करेंगे कि 2 लाइंस के बीच में एंगल कैसे निकल होता है if you know about the direction cosines. डायरेक्शन कोसाइंस की जब हम लोग बात करते थे, यू नो दैट कि लाइन जो होता था वो एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता था उसी का कोसाइन ले लेते थे, तो दैट इज नोन एज डायरेक्शन कोसाइंस। ओके, तो हम देखते थे कि हमेशा 2 सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, किसी भी लाइन का 2 सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस होता है। तो क्या क्या था 2 सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस? पहला क्या था? पहला अगर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है, तो दूसरा क्या होता है? कॉस पाई माइनस अल्फा कॉस पाई माइनस बीटा एंड कॉस पाई माइनस गामा। ओके, तो होता क्या है, जल्दी से लिखो, अगली हेडिंग डालो, डायरेक्शन रेशियोज। जल्दी से डालो बेटा, डायरेक्शन रेशियोज डाल दिए। सर बोलो। सर मुझे डायरेक्शन ऑफ कोसाइन पढ़ा है, तो उसका एप्लीकेशन पार्ट कैसे होगा? टारगेट नाम की चीज है तुम्हारे पास? यस सर। क्वेश्चन का कोई सिर पैर है अभी? सिर पैर है इसका? बिना सिर पैर की बातें में तो करनी जरूरी है क्लास में। क्लास शुरुआत ही में एकदम से सिर पैर, ये सिर पैर की बातें शुरू होगी। क्लास को क्यों नहीं ध्यान से सुनते हो? ध्यान से क्या नहीं सुनते हो? क्या था एप्लीकेशन पार्ट में? लाइन में ये क्या काम करेगा? जो काम स्लोप डायरेक्शन बताता है, इसमें डायरेक्शन बताएगा। चलो लिखो डायरेक्शन रेशियो, लिखो। कोई एप्लीकेशन नहीं, ऐसे ही पढ़, वैसे वैसे मन कर रहा है। डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है? ये नंबर्स होते हैं। किस तरह के नंबर्स होते हैं? जल्दी से लिखो। इफ लेट ए बी सी आर 3 numbers, let a b c, small a small b small c are the 3 numbers which are proportional to direction cosines of a lines, which are proportional to direction cosine of a line are called direction ratios. Are called direction ratios. ABC are 3 numbers which are proportional to the direction cosines are said to be direction ratios. For example, देखो ध्यान से, कहता है कि 3 नंबर कोई भी है, a upon l is equal to b upon m is equal to c upon m। तो यहाँ पे जो a b c होगा
उसको क्या कहेंगे, डायरेक्शन रेशियोज कहेंगे। डायरेक्शन रेशियो जो होता है वो यूनिक नहीं होता है, यूनिक नहीं होता है, ठीक है, नॉट यूनिक। क्योंकि जब प्रोपोर्शनलिटी की बात आएगी तो सपोज करो कि अगर मान लो कहीं पे कहता हूं मैं कि मान लो ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू 3 है, सी का वैल्यू 4 है, तो 2/L इज इक्वल टू 3/M इज इक्वल टू 4/M। ये सिमिलर है 4/L इज इक्वल टू 6/M इज इक्वल टू 8/M। सिमिलर है कि नहीं है? सेम ही है ना, सेम है ना, रेशियो पे कोई फर्क पड़ेगा? यस सर। यस सर, क्या फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा सर। अच्छा, मुझे लगा यस। अगर उसी को हम 4 को यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या दिखाई देगा? 8/L इज इक्वल टू 4 3 जा 12/M इज इक्वल टू, तो ये सब सारे सेम है। तो यहाँ पे पहले केस में एबीसी ये आया, तो दूसरे केस में एबीसी क्या आ गया? 4 6 8 आ गया। तीसरे केस में एबीसी क्या आ गया? 8 12 16। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डायरेक्शन कोसाइंस जो हैं वो तो फिक्स होते हैं, वो तो लाइन को फिक्स करते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो जो होते हैं ना वो यूनिक नहीं होते हैं, बस वो नंबर्स होते हैं। दे आर प्रोपोर्शनल टू द corresponding डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियोज आर द नंबर्स। डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं जो क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। किसके होते हैं बेटा? करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन कोसाइंस के। यानी A/L इज इक्वल टू B/M is equal to C/N. We know that L, M, N are in general we are writing symbol for direction cosines. Okay. अब रही बात क्या कि सबका एप्लीकेशन पार्ट क्या होगा? तो एप्लीकेशन पार्ट पहला ये हो जाएगा कि डायरेक्शन कोसाइंस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लिखो, ए लाइन L inclined at 60 degree and 30 degree with y-axis and x-axis respectively. Find the angle with x-axis. तो इसके केस में हमारा कल हमने सीखा था कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। इसका मतलब हो गया cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री cos स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 1। cos स्क्वायर अल्फा इसका वैल्यू 1/4, 3/4 इज इक्वल टू 1। cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0, cos अल्फा इज इक्वल टू 0, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया? 90 डिग्री। तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री का एंगल बनाएगा बेटा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम एंगल्स पता लगा सकते हैं किस साइड के साथ क्या एंगल बनाएगा। ठीक है, लिख लिया? लिख लो, वैसे देख क्या रहे हो? लिख। हो गया सर। हो गया, सबका हो गया? डन। ठीक है, सेकेंड लिखो। सेकेंड होता है कि कोई वेक्टर आपने देखा होगा। वेक्टर आप जानते हो कि कोई वेक्टर है, ए वेक्टर है, वेक्टर ए है, उसको ऐसे लिखा जाता था A1 i कैप A2 j कैप प्लस A3 k कैप लिखा जाता था। तो डायरेक्शन कोसाइन अगर लिखना है तो cos अल्फा इज इक्वल टू A1 अपॉन मॉड ए, cos बीटा इज इक्वल टू AT अपॉन मॉड ए, cos गामा इज इक्वल टू A3 अपॉन मॉड ए।
ठीक है, इस तरह से किसी वेक्टर को लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो a1 a2 a3 है, दीज आर नोन एज डायरेक्शन रेशियो, जिसको डायरेक्शन रेशियोज के टर्म में। अब इसमें थोड़ी थोड़ी बातें और ऐड करते हैं, ठीक है, ऐड करा जाए। यस सर। यस सर। दूसरा पॉइंट जो इसमें है नहीं, लेकिन टेस्ट में क्वेश्चन पूछ देते हैं। मान लो कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और z1 है। कोई पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ PQ, ठीक है, तो cos अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस x1 अपॉन मॉड PQ। cos बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन मॉड PQ। cos गामा इज इक्वल टू हो जाएगा z2 माइनस z1 अपॉन मॉड PQ, वेयर PQ इज इक्वल टू होगा रूट अंडर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। मुझे तो बता देना। डन सर। सर हो गया। नेक्स्ट लिखो। एंगल बिटवीन टू लाइंस। मान लो एक L1 लाइन है जिसका जो डायरेक्शन कोसाइंस है DCs आर L1 लिख लो कैपिटल, L1 कॉमा M1 कॉमा N1। L2 लाइन है जिसका डायरेक्शन कोसाइंस है L2 कॉमा M2 कॉमा N2। एंगल बिटवीन लाइंस जो होता है cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ठीक है, ठीक है बेटा, पहले सीख लो उसके बाद फिर। यस सर। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेश्चन होगा जिसका डायरेक्शन कोसाइंस दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा बेटा, डायरेक्शन कोसाइंस अगर किसी लाइन का दिया हुआ है तो उनके बीच का जो एंगल होता है वो क्या हो गया बेटा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस क्या हो गया, जल्दी से बोलो, प्लस N1 N1 एंगल बिटवीन टू लाइंस हो गया। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, कॉस इनवर्स, वो वैल्यू निकलेगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो यही बात अगर साइन थीटा के टर्म में कोई बोले, साइन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर, लिख लो L1 M2 माइनस L2 M1 होल स्क्वायर प्लस M1 N2 माइनस M2 N1 होल स्क्वायर प्लस N1 M2 माइनस N2 M1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया साइन थीटा के टर्म। दोनों के डेरिवेशन उसी से है। वी नो दैट कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा L1 L2 प्लस M1 M2
प्लस n1 n2 का होल स्क्वायर, और 1 स्क्वायर को लिखा जा सकता है l1 स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर प्लस n1 स्क्वायर, l2 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर माइनस l1 l2 प्लस m1 m2 और प्लस n1 n2 का होल स्क्वायर। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा l1 m2 माइनस l2 m1 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करना है m1 n2 माइनस m2 n1 का होल स्क्वायर प्लस n1 m2 माइनस n2 m1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया स्क्वायर रूट ऑफ l1 m2 माइनस l2 m1 का होल स्क्वायर प्लस m1 n2 माइनस m2 n1 का होल स्क्वायर और प्लस n1 m2 माइनस n2 m1 का होल स्क्वायर। ये वाला जो पार्ट है मिसिंग पार्ट है कैलकुलेशन का, वो पूरा कर लें। कर लो, नहीं होता तो पूछ लो, बता देते हैं। करो उस मिसिंग पार्ट को कैलकुलेशन पूरा करो मिसिंग पार्ट का। हो गया कैलकुलेशन, कर लिया कैलकुलेशन। करो 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 कैलकुलेशन करो, बस हो गया। एक लाइन और 2 लाइन और लिखूंगा उसका चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। करो कैलकुलेशन करो जल्दी से फटाफट। हाँ बोलो क्या कह रहे हो हर्ष, आवाज नहीं है। हो गया कैलकुलेशन, हो गया भाई। तुम लोग ऐसी कैलकुलेशन कर रहे हो जैसे लग रहा है मुझे पता ही नहीं कैलकुलेशन का टाइम कितना है। हो रहा है, हुआ। Yes, sir. भेजो चैट में भेजो, फोटो खींच जल्दी से फटाक से भेजो। इतने आराम से बैठे गई। हो गया, चलो अच्छी बात है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास 2 बातें आ गई। कौन कौन सी बातें आ गई, तो लिख लो जल्दी से इसका कंक्लूजन। एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस
क्या आ गया, cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, L1 L2 प्लस M1 M2 N1 N2 इज N2 आ गया पहला। दूसरा जो लाइन लिखोगे sin थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर L1 M2 माइनस L2 M1 होल स्क्वायर प्लस M1 N2 माइनस M2 N1 होल स्क्वायर और प्लस N1 M2 माइनस N2 M1 होल स्क्वायर। तीसरी बात, लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, दैट implies L1 L2 पैरेलल टू ईच अदर। तो पैरेलल होगा तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। तो वैसे केस में क्या होता है, तो कंडीशन क्या होता है, दैट implies L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू N1 अपॉन, यानी रेशियो जो होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस के रेशियोज प्रोपोर्शनल होता है। चौथा बात होता है लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 के। इसके केस में डेरिवेशन के लिए हम यूज करते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 0। इसके केस में डेरिवेशन के लिए यूज करते हैं cos थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर होगा तो साइन 0 डिग्री के वैल्यू कितने के इक्वल होता है, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। और सॉरी पैरेलल होगा, परपेंडिकुलर होगा तो 90 डिग्री। तो वी नो दैट क्या होता है बेटा, cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया तुम्हारा एंगल बिटवीन टू लाइंस की कंक्लूजन। तो इतने कंक्लूडिंग स्टेटमेंट आपके पास याद रहना चाहिए। उसके बाद होता है आई होप कि आप सब लोगों ने नाम सुना होगा स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर टू वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट लिखा है ना। तो ए डॉट बी का मतलब क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। यू नो अबाउट इट, टू वेक्टर्स अगर ए एंड बी है तो ए और बी वेक्टर्स हैं, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, इसमें होता क्या है कि अगर मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये एंगल दोनों के बीच थीटा है, तो बी का प्रोजेक्शन ए के अलोंग क्या होता है, बी कॉस थीटा। ये जानते हो ना। तो अगर मान लो मेरे को बी कॉस थीटा अगर कहीं के निकालना होगा तो इसका मतलब क्या निकालेंगे, ए डॉट बी अपॉन क्या निकलेंगे, मॉड ए, यानी प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। इसका मतलब क्या होगा, दिस इज व्हाट प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग। तो प्रोजेक्शन वाला जानते हो। तो इसमें क्या होगा, जब हम इसमें फर्दर हम लोग ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, वेक्टर ज्योमेट्री को ऐड करेंगे। आफ्टर दैट ये अपने रंग दिखाएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्शन कोसाइन से जितनी भी बातें हैं वो अगले साल भी पढ़ो। अभी फिलहाल आप लिख लीजिए, लिखिए प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट, जल्दी लिखिए, प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग projection of a line segment joining two points on a given line. Projection of a line segment joining two points on a given line. सिचुएशन ये है कि यहाँ पे एक पॉइंट P है, P के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1. Here is a Q point, this is nothing else x2 y2 z2. कह रहे इस लाइन का प्रोजेक्शन, लाइन सेगमेंट का प्रोजेक्शन अलोंग हमें इस लाइन निकालना है, ए बी लाइन। ए बी लाइन निकालना है जिसका जो हमें दिया हुआ है कि ए बी लाइन में जो है वो इसमें इसका जो है एल आई कैप प्लस क्या है बेटा, बी जे कैप एम जे कैप प्लस एन के कैप, यानी इस वेक्टर से, यानी इस डायरेक्शन कोसाइंस वेक्टर्स के साथ रिप्रेजेंट होता है। तो क्या हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ, और पी क्यू वेक्टर लिखोगे तो वेक्टर फॉर्म में तुम्हें आता होगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस क्या लिखोगे y2 माइनस y1 j कैप
प्लस क्या लिखोगे Z2 माइनस Z1 के कैप। तो प्रोजेक्शन ऑफ PQ along AB can be written as PQ vector dot AB upon mod AB। तो PQ वेक्टर डॉट AB, तो PQ डॉट AB, तो आपको दो वेक्टर का मतलब वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट आता है ना कि नहीं आता? इज इक्वल टू L इंटू x2 माइनस x1 प्लस M इंटू y2 माइनस y1 प्लस N इंटू z2 माइनस z1। और जब हम लोग ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हमें मालूम है कि 1 के इक्वल। तो दिस इज इक्वल टू पी क्यू डॉट ए बी। तो पी क्यू डॉट ए बी क्या हो गया? एल इंटू क्या हो गया? x2 माइनस x1 प्लस m इंटू क्या हो गया? y2 माइनस y1 प्लस n इंटू z2 माइनस z1 अपॉन में ए बी। ये हो गया प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू अलॉन्ग ए बी। दिस इज ऑल अबाउट द थिंग, ठीक है। तो एडिशनली इसको थोड़ा सा और समझने के लिए थोड़ी बातें और बता देते हैं, बस ये हो गया, ये चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है ना? चैप्टर कंप्लीट है, ओके। इतनी बातें। अब यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा तुम्हें बता देते हैं कि लाइन का फॉर्म किस तरीके से होता है, लाइन किस तरीके से जाता है, ठीक है। अब उसमें क्या है कि पहले इसमें ना वेक्टर पढ़ा जाएगा तब 3D पढ़ा जाएगा, तो फिर चीजें ज्यादा क्लैरिटी के साथ आएगी। तो बेसिक इतना ही, बेसिक इंफॉर्मेशन इतना ही। इसमें डायरेक्शन कोसाइन से चीजें चलती है। तो एडिशनल इसमें जान लो ताकि तुमको पता चले किसी और जाइए। इक्वेशन ऑफ लाइन। जब लाइन के इक्वेशन की बात करेंगे तो दो फॉर्म हमेशा बात करा जाएगा, वेक्टर फॉर्म और दूसरा वेक्टर फॉर्म, और दूसरा फर्स्ट वेक्टर फॉर्म होता है, सेकेंड होता है कार्टेशियन फॉर्म। कौन सा फॉर्म होता है बेटा? कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म जो होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन को जब भी डिसाइड करना है तो दो बातें से डिसाइड करना होगा, पॉइंट एंड डायरेक्शन। या तो पॉइंट मिल जाए, पॉइंट एंड डायरेक्शन मिल जाए, और हमें मिल जाए 2 पॉइंट्स। क्या मिल जाए बेटा? 2 पॉइंट्स। तो किसी भी प्लेन हो, ठीक है, किसी स्पेस में लाइन को जब डिसाइड करना होगा तो इन्हीं दो चीजों से लाइन डिसाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहला कोशिश करते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन passes through a point x1 y1 z1 and parallel to vector b। कोई वेक्टर b है, उस वेक्टर b के पैरेलल, ठीक है। ये ठीक है बेटा, बोलो हाँ या ना? ओके। तो वेक्टर b जो है वो हमने लिख लिया a1i प्लस b1j प्लस c1k, ठीक है। इस तरह से हमने लिखा। अब यहाँ पे कह रहा है क्या कि हमारे पास एक पॉइंट ए है, वो पॉइंट है x1 y1 z1, इससे लाइन पास हो रहा है, और कोई वेक्टर हमारे पास b है, इस b के पैरेलल है। तो लिख लो यहाँ पे थोड़ी सी छोटा ऐसा इंफॉर्मेशन, 2 वेक्टर्स a and b are said to be parallel if b is equal to lambda i। तो हम क्या करते हैं, तुम लोगों ने शायद फिजिक्स में पढ़ा होगा कि किसी वेक्टर को अगर हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसके पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर बनता है। वेक्टर का जब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है? पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर। ये डिपेंड करता है कि पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो पैरेलल वेक्टर बनता है, और नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो एंटी पैरेलल, जहां पे एंगल्स कितना बन जाता है? 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे मैथमेटिक्स में पैरेलल वेक्टर्स जब कहेंगे तो इसका मतलब दोनों इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है ना।
तो बी के पैरेलल अगर कोई वेक्टर हमें लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, किसी लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर यानी स्केलर कांस्टेंट होगा। मान लो हम इसके पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं, तो मान लो इसका पोजीशन वेक्टर का ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल है। अब यहाँ पे क्या है कि इस पे कोई एक मूविंग पॉइंट पी ले लेंगे, ठीक है। पी के कोऑर्डिनेट हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, एक्स वाई जेड, और इसका पोजीशन वेक्टर हम लिख लेंगे आर। बिकॉज एपी वेक्टर इज, यहाँ पे लिखोगे एपी वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर बी, तो दैट इंप्लाइज एपी इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं बेटा, लैम्डा बी। तो ये वेक्टर हो गया हमारा लैम्डा बी। अब आप देखोगे कि आपका जो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से हो जाएगा, आर इज इक्वल टू हो जाएगा ओ ए प्लस क्या हो जाएगा, ए पी। इसका मतलब आर इज इक्वल टू हो गया वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी। इसका मतलब ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ लाइन। इतना ही छोटा सा इक्वेशन ऑफ लाइन, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करना, मतलब एक लाइन पहचान। देखो कितना मजाक चल रहा है ना। ये तो एकदम से सिंपल सी बात है। जैसे मान लो इसी में एक एग्जांपल के साथ एक क्वेश्चन लिख लो। कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन passes through point 1, 2, 3 and parallel to vector b is equal to 2y plus 3j plus 4k। ठीक है, तो क्या लिखोगे, सीधे आंसर लिख सकते हो। r इज इक्वल टू क्या लिखोगे, जल्दी से बोलो, i प्लस 2j प्लस 3k। दिखाई दिया कौन सा लिखा गया, ये वाला पोजीशन वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू क्या लिखोगे, 2y प्लस 3j प्लस 4k। बस ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन। एक एक लाइन का क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, यही बात समझ में। यस सर। दूसरा जो हो गया, अब इसी लाइन का कार्टेशियन फॉर्म, जल्दी से लिख लो। सेकेंड फॉर्म कौन सा फॉर्म लिखोगे, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म की जब हम लोग बात करेंगे तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या हो गया, आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और ए वेक्टर जो है वो क्या लिखा जाएगा, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, प्लस लैम्डा के साथ ए वेक्टर मतलब क्या लिखेंगे, a1 आई प्लस b1 जे प्लस c1 के। भाई तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे x माइनस x1 आई कैप प्लस क्या हो गया, y माइनस y1 जे कैप प्लस क्या हो गया, z माइनस z1 क्या हो गया, k कैप इज इक्वल टू लैम्डा a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 k कैप। कंपेयर कर लेंगे तो x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1। तो ये जो फॉर्म ऑफ लाइन, ये क्या होता है, ये होता है हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन। जैसे ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, यानी इससे पहले वाला ही क्वेश्चन है, अगर इसको हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 4। तो ये हो गया तुम्हारा कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन। लिख लो जल्दी से। हेलो, ठीक है बेटा। यस सर। अच्छा, यस सर। यहाँ तक ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये हो गया पहला जो छोटा सा डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। अभी दिखाएंगे कि आगे टेस्ट में क्या करता है कि इस पार्ट से छोटा सा क्वेश्चन आगे बढ़ के पूछ देते हैं। 1 मिनट रुकिए बेटा। हेलो, हेलो। हाँ जी मैम।
हेलो 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 हेलो, चेक चेक। ठीक है, तो ये हो गया एक। अब यहाँ पे तो हो गया ये, मान लो अगर ऐसा है, क्या है ये, अगर लाइन लिखा हुआ है, कौन सा हो गया, जहाँ पे एक वेक्टर दिया हुआ है। सिमिलरली एक कहता है इसी में है, क्योंकि हो सकता है तुम्हें ये सब लिखा हुआ दिखाई दे, तो जल्दी से लिख लो। सेकेंड लिखो, इक्वेशन ऑफ लाइन passes through two points। पहला पॉइंट है, मान लो x1 y1 z1, फिर दूसरा पॉइंट है एंड x2 y2 z2। ठीक है, तो इससे पास होने वाले लाइन का इक्वेशन पूछ रहा है। ठीक है, तो a जो है हमारा, a का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 z1, और b जो है उसका कोऑर्डिनेट क्या है हमारा बेटा, x2 y2 z2। इस दोनों पॉइंट से पास होने वाले लाइन का इक्वेशन लिखना है। ठीक है ना, तो मतलब स्पेस में भी लाइन का इक्वेशन बस वैसे ही होता है। इस लाइन का इक्वेशन चाहिए हमें, तो हम इसका क्या होगा, इसमें भी कौन सा फॉर्म होगा, पहला फॉर्म कौन सा होगा भाई साहब, वेक्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म होगा, वेक्टर फॉर्म। तो हमने क्या किया, इसका पोजीशन वेक्टर लिख लिया, इसको a कह दिया और इसको हमने क्या कह दिया, b कह दिया। ठीक है, तो अगर मान लो AB का लेंथ मैं देखूं, तो AB का वेक्टर रिप्रेजेंट किया जाएगा B माइनस ए। आता है ना, ये आता है कि नहीं आता है, फिजिक्स में बहुत पढ़े हो गए यार। यहाँ पे कोई पॉइंट P ले लेते हैं, ये P है, ये इसका R है, तो ठीक है, तो इसका मतलब AP जो लिखा जाएगा, AP इज इक्वल टू लिखा जाएगा लैम्डा B माइनस ए। ठीक है, तो फिर से वही वाला लगा देंगे, वो हो गया। तो R इज इक्वल टू हो गया बेटा OA प्लस क्या हो गया बेटा AP। दैट इम्प्लाइज R इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं A प्लस लैम्डा क्या लिख सकते हैं, B माइनस ए। तो ये हो गया तुम्हारा वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म की जब बात करोगे, कार्टेशियन फॉर्म में सीधे लिखोगे x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, कार्टेशियन। किसकी आवाज आ रही है, उसी में आ गए हैं सारे लोग। कौन ये कार्टेशियन फॉर्म पढ़ा रहा है, कौन ये पढ़ा रहा है भाई, कौन ये आदमी है जो हमें परेशान कर रहा है। हमारे पड़ोसियों के नाम कार्टेशियन का नाम ले लिया है। होते हैं हमारे मोहल्ले में दो चार है, बहुत परेशान हो जाते हैं बेचारे, रात दिन परेशान रहते हैं। तो वो ट्रैफिक पुलिस है हमारे यहाँ के, कहते हैं कि नहीं अभी घर से बाहर मत निकलो। ठीक है, पागल हो जाते हैं। चलो, तो ये हो गया। अब कहोगे कि सर इसका हमें क्या क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको इतना भयंकर नहीं पूछेगा। आपको बदमाशी, आपके लिए बदमाशी क्या करेगा, कह देगा क्या, अब ध्यान से सुनो, तुम्हारे लिए क्या है इम्पोर्टेंट, ये टेक अवे, इससे क्या लेना है, तुम्हें बिल्कुल नहीं घबराना है, इससे टेक अवे क्या लेना है वो देखो। कह रहे हैं कि फाइंड द, सर 1 मिनट, वेक्टर फॉर्म लिखना बाकी है। अब बाद में लिखना, एंगल बिटवीन लाइंस x माइनस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन 3। x नहीं, फिर बीच में बोल दिया ना, गड़बड़ हो जाएगा। एंड x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू z माइनस 5 अपॉन 6। तो सेकेंड लाइन कह दिया। अब कहोगे जी सर ये कह दिया, अब एंगल कैसे, हमें तो एलिमेंट ये सब तो कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि एंगल बिटवीन लाइंस, तो इतना पता होना चाहिए। देखो ध्यान से, एंगल बिटवीन लाइंस कैसे निकाला जाएगा, एंगल बिटवीन लाइंस, अगर लाइन ऐसे फॉर्म में लिखा रहे तो एंगल बिटवीन लाइंस जो लिखा जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो लिखा हुआ है x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1।
दूसरा क्या लिखा हुआ जल्दी से बोलो, x माइनस x2 अपॉन क्या लिखा हुआ है a2 इज इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन z2 इज इक्वल टू क्या है z माइनस z2 अपॉन सॉरी a2 b2 लिख लो, यहाँ पे लिख लो c2। इन दोनों लाइन के बीच में ये जो लिखा रहता है ना, ये a1 b1 c1 ये जो लिखा हुआ है, और ये a2 b2 c2 जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डायरेक्शन रेशियोज। क्या लिखा हुआ है? ये dr लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? डायरेक्शन रेशियोज। इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस क्या लिखा हो जाता है b1 b2 प्लस क्या लिखा जाता है c1 c2 अपॉन मॉड a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, मतलब मॉड नहीं, रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये होता है एंगल। ये होता है किसके केस में? डायरेक्शन रेशियोज के केस में होता है। और डायरेक्शन कोसाइंस के केस में क्या होता था? L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ठीक है, तो क्या किया, थोड़ा सा वहां पे दिखाया और टेस्ट में ये पूछ दिया था, तो बच्चे हो जाते हैं परेशान। तो अगर इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है तो इसमें सबसे पहले अगर लाइंस पैरेलल होंगे, लिख लेना इसको, लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। एक दूसरे के पैरेलल कब होंगे? जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा, तो पैरेलल होगा। और लाइंस आर perpendicular to each other, then a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 जो होगा वो किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। तब लाइंस जो होंगे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन पे अगर आते हैं तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन के सॉल्यूशन में देखते हैं। हमारे पास a1 1 है, b1 क्या है 2 है, और c1 कितना है बेटा 3 के इक्वल, और a2 कितना है 2 है, b2 कितना है 4 है, और c2 कितना है बेटा 6 के इक्वल। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू कितना है 1/2। तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस क्या होगा? लाइंस आर क्या लिखोगे जल्दी से बोलो? पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो बस डिजास्टर मैनेजमेंट में इतना ही करना था। बस इतना ही, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इतना ही था कि इतना यहाँ तक ना थोड़ा बहुत खिसक के पूछ देता है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। इसमें तुम्हें पूछेगा भी तो कंडीशन दो ही का पूछेगा, पैरेलल का और परपेंडिकुलर का। किसका किसका पूछेगा बेटा? पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। तो पैरेलल एंड परपेंडिकुलर के लिए इस कंडीशंस को याद रखना है। ठीक है, ओके। यस सर। वो एक बार वेक्टर फॉर्म दिखा दीजिए। बाकी जो इसका एक्सप्लेनेशन का और जो पार्ट है एक्सप्लेनेशन का, वो अगले क्लास में जाएंगे तब सीखेंगे। सब इसी क्लास में सीखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये आपका टोटल जो था, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो टेस्ट वगैरह का मैंने लास्ट ईयर देखा था, जो मुझे याद है, तो उसमें बच्चे परेशान हो गए थे कि लाइंस का ऐसे इक्वेशन लिख के पूछ दिया था, तो बच्चों को समझ में नहीं आया कि ये क्या पूछा। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए, इम्पोर्टेंट ये होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया इसका। अब आ जाते हैं डेरिवेटिव। लिखिए, हेडिंग लिखिए डेरिवेटिव, लिख लिया भाई। शुरू करें? यस सर। तो सबसे पहली बात है कि डिफरेंशिएशन, अब थोड़ा सा लिख लिया, हेडिंग डाल दिया डेरिवेटिव। थोड़ा देर पेशेंस रखना। ऑब्वियस है, लिमिट्स इन डेरिवेटिव के टॉपिक डेरिवेटिव है, तो ये जानते ही हो, है ना। तो डेरिवेटिव करने का मतलब क्या होता है? तो इन जनरल हमारे दिमाग में आता है कि सर वो एक्स का डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन निकालना। बेसिकली ये ठीक भी है, डिफरेंशिएशन निकालना है। तो उसका डेफिनेशन क्या होता है? तो ये डेफिनेशन जानना जरूरी है। देखो ध्यान से कि मान लो y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई भी एक फंक्शन है, ठीक है।
अगर y में हम स्लाइड चेंज करते हैं y प्लस डेल्टा y, तो x में भी स्लाइड चेंज होगा x प्लस डेल्टा x, यानी उल्टा भी कह सकते हैं कि इफ वी चेंज ए स्लाइड चेंज, यानी एक स्मॉल चेंज करते हैं x में, तो उससे y में भी स्मॉल चेंज होता है। दोनों को माइनस कर देते हैं तो क्या हो गया, डेल्टा y इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस क्या हो गया, एफ एक्स। दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ तक समझ में आया? और कहता है क्या, इसी को कह देते हैं कि अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x जो होता है, इसी को हमारा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, dy बाई dx। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा जल्दी से बोलो, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, क्या लिखोगे, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन में क्या लिख लोगे, डेल्टा एक्स। कभी कभी डेल्टा एक्स को छोटा स्मॉल वैल्यूज के लिए हम लोग लिख लेते हैं कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन लिख लेते h। ठीक है, तो ये कब होगा, जब हमारा डेल्टा x जो होगा वो h के इक्वल होगा। कभी कभी क्या हो सकता है, डेल्टा x जो है वो स्लाइटली निगेटिव भी हो सकता है, तो उसके बारे में अभी बाद में बात करते हैं। तो अभी इतनी बातें आपको समझ में आई कि हम इस तरह से निकालते हैं, समझ में आई ये बात, बोलिए हाँ। अच्छा, तो एक्चुअल क्या है कि ये लिमिट का ही पार्ट है, और एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का फंडा क्या होता है ये बताइए, व्हाट इज द फंडामेंटल ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। कहते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट अगर राइट हैंड लिमिट के इक्वल होता है, देन वी से दैट, क्या कह सकते हैं बेटा जल्दी से बोलो, तब हम ये कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो डिफरेंशिएशन जो एग्जिस्ट करेगा, तो इसका मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगा, तभी करेगा ना। अगर लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करेगा तो डिफरेंशिएशन कहाँ से एग्जिस्ट करेगा। तो इसीलिए नेसेसरी कंडीशन ये होता है कि अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव है, अगर डेरिवेटिव निकाल रहे हो, तो इसका मतलब उसका लिमिट तो होगा ही होगा। ठीक है, और कोई जरूरी नहीं जिसका लिमिट हो उसका डिफरेंशिएशन हो ही, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना, लेकिन अगर डिफरेंशिएशन है तो इसका मतलब उसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो फिलहाल हम लोग इस डिस्कशन में जाने का ये होता है, अगले साल का पार्ट होता है। तो इस साल के पार्ट में हमने कम से कम ये चीज देख लिया कि लिमिट को डिसाइड करने के लिए, यानी डिफरेंशिएशन को डिसाइड करने के लिए लिमिट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इन जनरल आपका क्वेश्चन होता था, आप अपने टीचर से पूछते होगे कि सर जी वो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स क्या होता है। तो डिफरेंशिएशन को बेसिक फॉर्मूला मेथड से निकालना, यानी बेसिक उसके डेफिनेशन से निकालना कहा जाता है डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या कहा जाता है उसको, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। आई बात समझ में। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से, या एबी इनिशियो मेथड कहते हैं। एबी इनिशियो मतलब होता है इनिशियल मेथड भी होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई तुम्हें कहता है कि भैया साइन एक्स का डिफरेंशिएशन निकालो, किसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए बोल रहा है, साइन एक्स। वाई इज इक्वल टू हमने क्या लिख लिया, साइन एक्स। तो y प्लस डेल्टा वाई किसके इक्वल हो जाएगा, जल्दी से बोलो, साइन क्या हो जाएगा, x प्लस डेल्टा एक्स। डेल्टा y इज इक्वल टू क्या हो गया, जल्दी से बोलो, क्या हो गया, साइन x प्लस डेल्टा x माइनस क्या हो गया, जल्दी से बोलो, साइन x। इसके बाद हम किससे डिवाइड करते थे, डेल्टा x से। इधर भी किससे डिवाइड करते थे, डेल्टा x। तो dy बाई dx किसके इक्वल हो जाता था, जल्दी से बोलो, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू क्या हो गया, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, यहाँ पे क्या हो गया, जल्दी से बोलो, साइन x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x अपॉन में क्या हो गया, डेल्टा x। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, नो सर। अब यहाँ पे तुम्हारे पास ये मालूम होगा साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बोलो, क्या होता है, 2 साइन क्या होता है, c माइनस d बाई 2 इंटू कॉस c प्लस d बाई 2। अब इसको सॉल्व करना है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो गया लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, इसको लिखेंगे 2 साइन क्या लिखेंगे, डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे लिखेंगे cos x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2 अपॉन में क्या लिखेंगे, डेल्टा x। कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, और हमें ये मालूम है लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। अब इसी चीज को कर देंगे लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 2, यहाँ पे क्या हो गया, साइन डेल्टा x बाई 2,
यहाँ पे डेल्टा एक्स था तो उसका अपॉन में 2 डालेंगे, इंटू 2 डाल देंगे, इंटू क्या हो गया जल्दी से बोलो, कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई 2। अब यहाँ पे पार्ट देखोगे, ये 2 कैंसिल, और लिमिट इस पे लगेगा तो इसका वैल्यू क्या होगा 1 के इक्वल, और इस पे लिमिट लगेगा तो डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा इंटू कॉस एक्स। तो देयरफॉर वी कैन से दैट डी बाई डी एक्स साइन एक्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है भाई, कॉस एक्स के इक्वल। सर एक चीज पूछना है। बोलो। सर यहाँ नीचे में 2 साइन डेल्टा एक्स बाई 2, उसके नीचे में डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू 2, वो कहाँ से है? मतलब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड किए क्या? हाँ, डेल्टा एक्स तो था ही, तो डेल्टा एक्स बाई 2 हो गया, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। इस सिचुएशन में कोई फर्क पड़ा? नो सर। 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से, तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल से हो गया। दूसरा क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 2 किसी का, तुम्हें मालूम है डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर क्या होता है, जल्दी से बोलो क्या होता है, 2x के इक्वल होता है, मालूम है ना? यस सर। चलो, तो हमारा क्या हो गया, y इज इक्वल टू क्या हो गया एक्स स्क्वायर, तो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू क्या हो गया, जल्दी से बोलो, x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर। तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू क्या हो गया, जल्दी से बोलो, x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन डेल्टा x। ठीक है, दिक्कत नहीं है ना इसमें, यहाँ तक लिखा ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, जल्दी से बोलो, x प्लस लिमिट क्या लिखेंगे, x डेल्टा x टेंडिंग टू 0, x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या लिखेंगे, डेल्टा x। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, यहाँ पे क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस x डेल्टा x प्लस क्या हो गया डेल्टा x का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया भाई डेल्टा एक्स। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, लिमिट यहाँ पे क्या हो गया डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, ये हो गया 2x प्लस क्या हो गया बेटा डेल्टा एक्स, सिंप्लीफाई करके कैंसिल कर लोगे, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 तो 2x पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेल्टा एक्स क्या हो गया 0 तो 2x हो गया, तो डी बाई डी एक्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कितना हो गया बेटा, किसके इक्वल हो गया 2x के इक्वल हो गया। I hope this part is clear to you. तो ऐसे करके हम प्रिंसिपल यूज करके लगभग सारे फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है। फिलहाल लिख लो फॉर्मूला चार्ट, तो जल्दी से, उसमें से कुछ चीजें आपको आती होंगी, कुछ चीजें नहीं आती होंगी। तो सबसे पहला जो होता है फर्स्ट, वेरी फर्स्ट जो होता है डी बाई डी एक्स x raised to the power n is equal to n x raised to the power n minus 1। सेकेंड जो होता है डी बाई डी एक्स, कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट होता है, उसका डिफरेंशिएशन किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल। थर्ड जो है डी बाई डी एक्स k इंटू एफ एक्स, यानी कोई अगर k से मल्टीप्लाई है तो k बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा एफ एक्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो थर्ड का एग्जांपल यहाँ पे ले, जैसे मान लो डी बाई डी एक्स यहाँ पे 4x क्यूब है, तो 4 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 3x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया 12x स्क्वायर। समझ में आया ये चीज? यस सर। बात है कि डी बाई डी एक्स अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स प्लस जी एक्स है, तो यानी ये क्या हो जाएगा सेपरेट हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स एफ एक्स, अब प्लस क्या लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स जी एक्स लिख सकते हैं। चौथे का एग्जांपल देख लो, डी बाई डी एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है मान लो एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखा हुआ है साइन एक्स लिखा हुआ है, तो इसको लिखोगे डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखोगे डी बाई डी एक्स साइन एक्स। एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x, साइन एक्स का क्या हो गया cos x, तो ये इसका क्या हो गया 2x प्लस cos x, इसका क्या हो गया डिफरेंशिएशन हो गया। इसी तरह अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, यानी डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसके बाद पांचवा रूल जो है तुम्हारा उसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल कहते हैं, जल्दी से बोलो, प्रोडक्ट रूल कहते हैं। तो प्रोडक्ट रूल क्या हो गया डी बाई डी एक्स, यहाँ पे अगर मान लो एफ एक्स इंटू जी एक्स है, ठीक है, तो इसके केस में हो जाएगा
पहले क्या कर लो, एक को डिफरेंशिएशन कर लो और दूसरे को एज इट इज छोड़ दो। अब प्लस क्या करोगे, जिसको डिफरेंशिएशन करा है उसको रख लो, डी बाई डी एक्स, दूसरे को डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, और ये पूरा चेन बना सकते हो, इसका क्या बना सकते हो, पूरा का पूरा चेन बना सकते हो। समझ रहे हो चेन, समझ रहे हो चेन कैसे बन सकता है कि एक को रखेंगे दूसरे को करेंगे, फिर दूसरे पार्ट को, जैसे मान लो कोई कहता है कि अगर मान लो इसी में कहता है इन जनरल, अगर तुमसे कहता है इन जनरल कहता है कि डी बाई डी एक्स, और ऐसे कह दिया कि एफ वन एक्स इंटू एफ टू एक्स इंटू एफ थ्री एक्स सो ऑन, मान लो एफ एन एक्स है, कहता है इसका डिफरेंशिएशन निकालो। तो सबसे पहला काम करोगे डी बाई डी एक्स एफ वन एक्स, यानी पहले का डिफरेंशिएशन कर लिया, बाकी को एज इट इज रख दिया। ठीक है, अप टू एफ एन एक्स प्लस फिर एफ वन एक्स का डिफरेंशिएशन कर लिया था, अब दूसरे का डिफरेंशिएशन करो एफ टू एक्स। ठीक है, और बाकी को फिर एज इट इज रख दो, कहाँ तक, एफ एन एक्स तक। ऐसे करके ये बढ़ता जाएगा, आखिरी में एफ वन एक्स एफ टू एक्स ऐसे करके रख लो, फिर आखिरी वाला डी बाई डी एक्स, यहाँ पे एफ एन एक्स, ऐसे डिफरेंशिएट कर दो। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट रूल यूज होता है। ठीक है भाई, सर यस सर। कोई समस्या हो तो बताओ। नो सर। नो सर। ठीक है, उसके बाद होता है सिक्स्थ वाला जो होता है, उस रूल को कहते हैं, क्या रूल कहते हैं, कोसेंट रूल। डी वाई डी एक्स अगर मान लो एफ एक्स अपॉन जी एक्स है, याद रखने का तरीका जैसे मैं बोलता हूँ उसको ध्यान से सुनना। डिनोमिनेटर वाले को स्क्वायर करेंगे, डिनोमिनेटर वाले को क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, डिनोमिनेटर का रख लेंगे एज इट इज, न्यूमरेटर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस न्यूमरेटर वाला रख लेंगे एज इट इज, और डिनोमिनेटर वाले को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये कोशेंट रूल काम करेगा। तुम लोगों को शायद मालूम होगा, ये मालूम है डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होता है, तो तुम कहोगे सर जी कॉस एक्स होता है। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स क्या होता है, तुम कहोगे सर जी क्या होता है बेटा, माइनस साइन एक्स। पता है ना, ये मालूम है कि नहीं, किसी नहीं बताया। यस सर। तो कोसेंट का एक एप्लीकेशन देख लो। अगर मान लो मैं ये कहता हूँ कि डी बाई डी एक्स टेन एक्स लगा के निकाल के बताओ, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स लिख सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू कॉस एक्स का क्या लिखना पड़ेगा, स्क्वायर करो, कॉस एक्स एज इट इज रख लो, डी बाई डी एक्स क्या रखोगे, साइन एक्स, माइनस साइन एक्स रख लो, क्या लिखोगे, जल्दी से बोलो, डी बाई डी एक्स क्या लिखोगे, कॉस एक्स। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कॉस एक्स हो गया, और डी बाई डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स, तो ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस यहाँ पे साइन एक्स हो गया, इंटू क्या हो गया, माइनस साइन एक्स, अपॉन में क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स। दिस इज इक्वल टू न्यूमरेटर में आ गया कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स, अपॉन में क्या हो गया बेटा, कॉस स्क्वायर एक्स, इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स। देयरफॉर वी कैन से दैट डी बाई डी एक्स टेन एक्स जो है वो किसके इक्वल हो गया बेटा, किसके इक्वल हो गया, सेक स्क्वायर एक्स। तो ये सब कुछ हमारा एप्लीकेशन पार्ट होगा। इसमें जो सबसे मुद्दे की बात होती है, जो सबसे ज्यादा आपको डिफरेंशिएशन में परेशान कर रहा था, वो आपका कौन सा रूल था, चेन रूल था, है ना। चेन रूल में काफी लगता था पता नहीं करना क्या है ना। चलिए तो उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। अभी पहले बाकी और फॉर्मूलाज कलेक्ट कर लेते हैं। परमिशन है, परमिशन ग्रांटेड, ऐसा Yes, तो नहीं sir. सर जी पढ़ता जा रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसा आ ही रहा है। खुद ही पढ़ो मास्टर जी। तो इतने सारे रूल, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपने फर्स्ट प्रिंसिपल से कराया था ना, इसमें डाउट था। ठीक है, तो अब थोड़ी देर के बाद, अभी क्यों जगे हो, 2 घंटे के बाद जगते, ठीक नहीं सर, आप सुबह में पढ़ाते तो अच्छा नहीं लगा बीच में टोकना, इसलिए। ठीक है, फिर लाएंगे वापस तब करें। अगला क्या हो गया, देखो ध्यान से, अब फॉर्मूला चार्ट बना लो। तो फॉर्मूला चार्ट में डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू दी पावर एन का क्या होता है, एन एक्स रेज टू दी पावर एन माइनस, पहला
दूसरा हो गया डी बाई डी एक्स ई रेज टू द पावर एक्स, इसका क्या होता है ई रेज टू द पावर एक्स। तीसरा डी बाई डी एक्स एल एन एक्स जो होता है वो होता है 1 बाई एक्स। ठीक है, ठीक है। चौथा डी बाई डी एक्स साइन एक्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है कॉस एक्स। पांचवा है डी बाई डी एक्स कॉस एक्स जो होता है वो क्या होता है माइनस साइन एक्स। सिक्स्थ होता है डी बाई डी एक्स टेन एक्स जो होता है वो क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। सिक्स के बाद सेवेंथ जो है डी बाई डी एक्स कॉट एक्स जो होता है वो होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है जी। ठीक है सर, यस इसको यस सर। हैंग करना Yes, है। यस सर। डी बाई डी एक्स सेक एक्स जो होता है दिस इज इक्वल टू होता है सेक एक्स इट्स 10x टेन एक्स, और डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स जो होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू होता है कॉट एक्स। डी बाई डी एक्स मॉड एक्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है मॉड एक्स अपॉन एक्स वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स जो होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x जो होता है वो होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स x जो होता है दिस इज इक्वल टू 1 बाई एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसके साथ साथ होता है डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स x जो होता है माइनस 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स x जो होता है वो होता है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स x जो होता है वो माइनस 1 अपॉन एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंशिएशन है, ये बेसिक डिफरेंशिएशन है। ये सारी बातें दिमाग में फटाफट 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 रहना चाहिए। ठीक है ना, इसमें कोई भी इस तरह की बातें कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। मतलब इसमें से एक भी अगर मिस हो रहा है तो इसका मतलब आपको नहीं आता डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये बेसिक फंडामेंटल है। अब यहाँ पे देखिए जैसे कोई भी है, कोई भी क्वेश्चन है, एक मिनट रुको मुझे फिर से रीशेयर करने दो क्योंकि ये हैंग कर गया है बोर्ड। ठीक है, तो यहाँ तक आपने सारी बातें लिख ली होगी और सारी बातें आपने कर लिया होगा। ओके, तो अब इसको देखिए जल्दी से फटाक से। दिखाई दे रहा है बेटा? यस सर। ये आपके पास कुछ है, अब इसी में से कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल वी विल सॉल्व इट। ओके, तो इसमें कोई भी अगर क्वेश्चन करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन हम फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूं डी बाई डी एक्स
और आपको मान लो एक्स क्यूब निकालना है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करना है। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स क्यूब हो गया, तो y प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब आता होगा एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स प्लस 3x डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का होल क्यूब। अगर हम इसको डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स करेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों माइनस हो जाएगा, एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 3x स्क्वायर डेल्टा एक्स प्लस 3x डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का होल क्यूब और डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 3x डेल्टा एक्स और प्लस क्या हो गया, डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। अब आपको निकालना है dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, यहाँ पे हो गया 3x स्क्वायर 3x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। डेल्टा एक्स जब 0 को जाएगा तो ये वाला पार्ट 0, ये वाला पार्ट 0 किसके इक्वल आएगा, 3x स्क्वायर, देयरफॉर एक्स क्यूब का कितना हो गया बेटा, 3x स्क्वायर। क्लियर। उसी तरह मान लो dy बाई डी एक्स, और कोई कहता है कि अच्छा cos x का निकालो, तो cos x का तो y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, cos x, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, जल्दी से बोलिए, cos x प्लस डेल्टा x। तो डेल्टा y बाई डेल्टा x को हम लिख सकते हैं cos x प्लस डेल्टा x माइनस cos x अपॉन में डेल्टा x। न्यूमरेटर में सॉल्व करेंगे, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस 2 साइन x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्या हो गया, साइन डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2, और नीचे में हो गया डेल्टा x, इसको रख लेंगे 2 और यहाँ पे 2, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। और इसके बाद हम लिमिटिंग केस लगा देंगे, लिमिट लगा देंगे, तो दैट इम्प्लाइज क्या हो गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो गया लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 माइनस साइन x प्लस डेल्टा x बाई 2 इंटू क्या हो गया, साइन डेल्टा x बाई 2 अपॉन हो गया डेल्टा x बाई 2। ठीक है, तो ये वाला पार्ट किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल, ये वाला क्या हो गया, साइन x, तो क्या हो गया, माइनस ऑफ साइन x। तो डी बाई डी एक्स कॉस एक्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ साइन x के इक्वल होगा। तो इसमें y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स कैसे लिखा, क्योंकि y इज इक्वल टू कॉस एक्स होगा तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू कॉस डेल्टा, मतलब कॉस डेल्टा एक्स होना चाहिए ना, कॉस एक्स प्लस कॉस डेल्टा एक्स। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, लिख लो, पहले बात करते हैं। तुम्हारे जैसे जानकार लोगों की जरूरत है, जब शुरुआत में कहते हैं तो एकदम से दिमाग को कुंद करके ब्लॉक करके, साइन एक्स में अगर एक्स में स्लाइटली चेंज होगा उसके अनुसार वाई में भी स्लाइटली चेंज होगा। तो लिखो लिखो, पहले लिखो लिखो, पहले लिखो फिर बात करते हैं हम। लिख लो पहले, तेरी टाइम खत्म होने वाला है, पता ही नहीं। मैं तो फिजिक्स में दोबारा सारा पढ़ लिए थे, तो मैं तो इसी इम्प्रेशन में था कि एकदम से फिजिक्स में खूब मैथमेटिक्स पढ़े थे 3-4 महीना। मुझे तो लगा था कि एकदम फिजिक्स में तुम लोग तो चला दिए हो मैथमेटिक्स। ये कोई कर्व है, x कोमा y होता है, ये क्या होता है, x प्लस डेल्टा x कोमा y प्लस डेल्टा y होता है। ये लेंथ क्या होता है, डेल्टा y, ये क्या होता है, डेल्टा x। इसी को पास लाते थे, कह देते कि ये टेंजेंट है, हाँ? यस, समझ आ गया।
तो हमने क्या किया, अगर मान लो हमारा y इज इक्वल टू साइन एक्स है, ठीक है ना, x में हम स्लाइड चेंज कर रहे हैं x प्लस डेल्टा x से, तो साइन x प्लस डेल्टा x में y में भी तो स्लाइड चेंज होगा, y प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेल्टा y में कन्वर्ट हो जाएगा। यस सर। वो x चेंज हो रहा है यहाँ से, ये x था और ये x था, और ये जो स्लाइड चेंज कर रहे हैं वो क्या है, x प्लस डेल्टा x। तो जब x प्लस डेल्टा x में चेंज हो गया तो y किस में चेंज हो गया, y प्लस डेल्टा y y। प्लस डेल्टा y। ठीक है, तो इतनी बातें आज, इतनी बातों को लेके थोड़ा सा याद करके आइएगा, कल आगे आने वाले क्लास में यानी थर्सडे को डिफरेंशिएशन का द एंड होगा। डिफरेंशिएशन की इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए, अभी डिफरेंशिएबिलिटी की हमें जरूरत नहीं है। डिफरेंशिएशन की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए कि फिर आपको कोई दिक्कत ना हो, समझे, तो उसकी प्रैक्टिस करवा देंगे। ओके, और यस। क्वेश्चन है अभी हमारा कौन सा बचा हुआ है, तो अगले क्लास में हम लोग किसकी बात करेंगे, भाई साहब का नाम है चेन रूल। क्या नाम है, चेन रूल। क्या नाम है, चेन चेन। ठीक है, चेन रूल। ठीक है, तो